अस्सलाम वालेकुम। मैं महापारा तबस्सुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जिसमें मैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के सिस्टमैटिक पोजीशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिट एंड हैबिटाट और साथ ही साथ स्ट्रक्चर को कवर करूंगी। जनरली आपने अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री का नाम सुना होगा, जो कि ह्यूमन्स में पाए जाने वाली एक बीमारी है, जिसको हिंदी में अमीबिये पेचिश कहा जाता है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में अल्सर हो जाते हैं और इस अल्सर से खून निकल के हमारे फेसेस के साथ आते हैं। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन पर फोकस करते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को डोमेन यूकैरियोटा में रखा गया है। यूकैरियोटा का मेन कैरेक्टर ये है कि न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि वे सभी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटा या यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का भी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ पाया जाता है, यानी कि इनमें क्लियर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इनको यूकैरियोटा डोमेन में रखा जाता है। इनको फाइलम अमीबोजोआ में रखा गया है। अमीबोजोआ एक तरह की टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसमें लगभग 2400 स्पेसीज पाई जाती हैं और इनका मेन कैरेक्टर ये है कि इसमें फिंगर लाइक लोबोस्यूडोपोडिया और ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टाई पाए जाते हैं। इनको फैमिली एंड अमीबिडाई में रखा गया है। एंट अमीबिडाई आर्क अमीबा की एक फैमिली है जिसका मेन कैरेक्टर है इंटरनल पैरासाइट, यानी कि वे सभी ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरनल पैरासाइट होते हैं वो एंट अमीबिडाई में आते हैं। इनका जीनस है एंट अमीबा। एंट अमीबा का मतलब होता है कि इनमें ये इंटरनल पैरासाइट होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर में इस ऑर्गेनिज्म का नाम एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दिया गया, जिसको साचटीन नाम के वैज्ञानिक ने 1903 ईस्वी में दिया था। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को सबसे पहले एक रशियन जियोलॉजिस्ट लॉश ने 1875 ईस्वी में रिपोर्ट किया। जैसे पहले भी अमीबिक डिसेंट्री जैसी बीमारियां होती थी जिसमें उनका मेन कॉजल एजेंट अमीबा कुलाई को समझा जाता था, लेकिन बाद में लॉश ने डिसेंट्री से फेसेस लिया, मतलब जिसको डिसेंट्री थी, जिसको पेचिस थी, उसके फेसेस पर स्टडी की और देखा कि अमीबा कुलाई के अलावा भी इसमें और दूसरी अमीबा भी देखी गई हैं जिनको एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहा जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि जो डिसेंट्री होती है उसके लिए अमीबा कुलाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि उसके लिए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका रिस्पॉन्सिबल है। और बाद में कोसा ग्रांडी और बारबागालो ने 1895 ईस्वी में ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जीनस एंट अमीबा जो कि इंटरनल पैरासाइट और डिजीज कॉज करने वाले एजेंट होते हैं, जिसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को रखा जाता है या रखा जा सकता है। कॉन्सिलमैन और लाफ्टियर ने 1901 ईस्वी में अमीबिक अल्सर और अमीबियासिस के पैथोजेनेसिटी पर बहुत सारा वर्क किया था और जो इनका नेम दिया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नाम दिया गया वो मैंने आपको पहले भी बताया कि साचडीन ने 1903 ईस्वी में दिया था। और ये बताया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पैथोजेनिक टाइप के यानी जो डिजीज़ फैलाते हैं और दूसरे नॉन पैथोजेनिक टाइप के यानी जो डिजीज़ नहीं फैलाते हैं। उसके बाद क्रैग ने 1962 ईस्वी में ये बताया कि वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलेशन होते हैं उस पॉपुलेशन का 10% यानी कि 10% पॉपुलेशन अमीबिक डिसेंट्री से ग्रसित है, यानी कि जितना भी पॉपुलेशन है वर्ल्ड का उसका लगभग 10% पॉपुलेशन अमीबिक डिसेंट्री जैसी बीमारी को सफ़र कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं।
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी ये दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, संसार के हर कोने में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में रीजन में देखे गए हैं, जबकि टेम्परेट रीजन में ये थोड़े कम होते हैं। और सबसे ज़्यादा इनकी जो एपिडेमिक कंडीशन देखी गई है वो मैक्सिको, चाइना, इंडिया, फिलीपींस, साउथ अमेरिका और थाईलैंड वगैरह में देखी गई है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि ये रूरल इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं और ऐसे अर्बन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ का पॉपुलेशन बहुत डेंस है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ का। या फिर इनको ऐसी जगहों पे भी देखा गया है जहाँ की सैनिटरी कंडीशन बहुत पुअर होती है। इंडिया में ये ऐसे रीजन में या फिर ऐसे क्लाइमेट में ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं जो कि ह्यूमिड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ह्यूमिड क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, जबकि ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो नहीं करते हैं। अगर इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल लोग देखे गए तो सबसे ज़्यादा ये बच्चों को प्रभावित करते हैं और एडल्ट्स को प्रभावित करते हैं। बूढ़े लोगों में ये कम पाए जाते हैं। अगर मेल और फीमेल की कंपेयर की गई तो देखा गया कि मेल का रेशियो फीमेल से ज़्यादा था, यानी कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से जो अमीबिक डिसेंट्री होती है वो फीमेल से ज़्यादा मेल में होती है। अब हम बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक माइक्रोस्कोपिक और इंडो पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में पाया जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोलन, जो मैन का कोलन होता है, कोलन वाले पार्ट में पाया जाता है। ये म्यूकस और सब म्यूकस लेयर में रहते हैं। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर दो लेयर होती है, म्यूकस, सब म्यूकस, तो ये म्यूकस और सब म्यूकस लेयर में रहते हैं और वहीं से अपना भोजन लेते हैं। तो इनका जो फीड के लिए, भोजन के लिए ये सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइनल वॉल पर डिपेंडेड होते हैं। ये धीरे धीरे इंटेस्टाइनल वॉल को खाते हैं और वहाँ पर अल्सर कॉज कर देते हैं, एक तरह का जख्म बना देते हैं। जब क्रोनिक केसेस होते हैं तो क्रोनिक केसेस में ये पहले तो अल्सर बनाते हैं इंटेस्टाइन में और धीरे धीरे अल्सर जो होता है वो ब्लड सर्कुलेशन से जाके मिल जाता है, यानी कि ब्लड और इंटेस्टाइन के बीच में कोई वॉल नहीं रह जाती है। तो ऐसे केस में ये ब्लड सर्कुलेशन से लीवर में पहुंच जाते हैं, लंग्स में, ब्रेन में और दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन शो करते हैं। इनसे बहुत ही सीरियस और कभी कभी फैटल डिजीज़ हो जाता है जिसको अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कहा जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को बहुत सारे मैमल जैसे कि गोरिल्ला, ऑर्गनउटान, चिंपैंजी, गिब्बन, बैबून, मंकी, डॉग, कैट, पिग और रैट वगैरह में भी रिपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें जो रेड कलर है वो इसलिए है क्योंकि ये आरबीसी को खाते हैं। तो आरबीसी लेने की वजह से इनको जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये रेड कलर में दिखाई देते हैं। तो स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब ये बताया गया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में दो फार्म पाए जाते हैं। ये दोनों फार्म बहुत ही डिस्टिंक्ट होते हैं, बहुत ही क्लियर होते हैं, जिसमें पहले फार्म को मैग्ना या ट्रोफोजॉइट कहा जाता है और दूसरे फार्म को माइनूटा या फिर प्रिसिस्टिक फार्म कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ट्रोफोजॉइट फार्म के बारे में, फिर बात करूंगी माइनूटा फार्म के बारे में। तो अगर ट्रोफोजॉइट फार्म की बात की जाए, फिगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो जो ट्रोफोजॉइट फार्म होते हैं, तो जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मैच्योर फार्म में होते हैं, मैच्योर एक्टिव मोटाइल फॉर्म में होते हैं, तब इनको ट्रोफोजॉइट कहा जाता है। और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की जो ट्रोफोजॉइट होती हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, जिनको मैग्ना कहा जाता है, जो 20 से 30 माइक्रोन डायमीटर में होते हैं। 20 से 30 माइक्रोन, याद रखना, 20 से 30 माइक्रोन डायमीटर में होते हैं और ये मैन के इंटेस्टाइन पर अपना भोजन करते हैं। अगर हम
इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जैसा कि सिंपल अमीबा का होता है। अमीबा आपने पढ़ा होगा, तो इनका भी स्ट्रक्चर सेम अमीबा की तरह ही होता है। जैसे कि ट्रोफोजॉइट का साइटोप्लाज्म दो पार्ट में, दो पोर्शन में डिवाइड होता है, जिसमें आउटर एक्टोप्लाज्म यहाँ शो हो रहा है, आउटर एक्टोप्लाज्म होता है और इनर इंडोप्लाज्म होता है। अगर एक्टोप्लाज्म की बात करें तो एक्टोप्लाज्म एक क्लियर, नॉन ग्रैनुलर और हाइलिन पार्ट है, जबकि इंडोप्लाज्म एक ग्रैनुलर और फ्लूइड लाइक पोर्शन है। इसके अलावा इनमें स्यूडोपोडिया यानी कि फाल्स पोडिया, फाल्स पैर, जो कि शॉर्ट, ब्रॉड और राउंडेड, कभी कभी लॉन्ग और फिंगर लाइक होते हैं, जो कि एक्चुअल में एक्टोप्लाज्म से ही बनते हैं। लोकोमोशन के दौरान ये देखा जाता है कि इनकी बॉडी में एक सिंगल स्यूडोपोडियम बनते हैं, जिनको मोनोपोडियल कहा जाता है, और ये सिंगल मोनोपोडियम के साथ क्रॉलिंग फैशन में ऐसे चलते हैं जैसे कि गार्डन स्लग चलता है। जैसे आपने घोंघा देखा होगा, घोंघा जैसे चलता है बगीचे में, सेम वैसे ही अमीबा चलते हैं। तो इनके मोमेंट को लाइमेक्स टाइप मोमेंट कहा जाता है। एंड अमीबा एस्टोलिटिका में जब न्यूक्लियस की स्टडी की गई तो देखा गया कि इनके न्यूक्लियस राउंडेड होते हैं, जो 4 से 6 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं, और साथ ही साथ ये वेसिकुलर भी होते हैं। इनमें फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें टिश्यू फ्रैगमेंट्स, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और इंजेस्टेड बैक्टीरिया वगैरह देखे गए हैं। न्यूक्लियस में एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, साथ ही साथ उनमें पेरिफेरल क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और सेंटर में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको न्यूक्लियोलस या इंडोसोम्स या कैरियोसोम्स कहा जाता है। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो न्यूक्लियोलस होते हैं उसके चारों तरफ एक पोर्शन है, एक होलो सा पोर्शन दिखाई देता है, जिसको हालो कहा जाता है। ये न्यूक्लियस में देखिए, यहाँ पे एकदम क्लियर दिखाई देगा, बीच का जो पोर्शन है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और न्यूक्लियोलस के चारों तरफ एक स्पेस देखा गया है या एक क्लियर रीजन देखा गया है, जिसको हालो कहते हैं। और इसके अलावा रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी इनके ब्लड वैक्यूल्स में देखे गए हैं, इसी वजह से इनका रंग लाल दिखाई देता है। अगर माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये हल्के लाल रंग में दिखाई देता है। तो इस पैरासाइट का मेन कैरेक्टर यही है कि इनमें आरबीसी होता है, क्योंकि ये ह्यूमन के आरबीसी को खाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टोटली एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होने की वजह देख लो, कहीं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ना होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि एंट अमीबा एस्ट्रोलिटिका ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो आइसोटोनिक होते हैं, ना तो हाइपरटोनिक होते हैं ना हाइपोटोनिक होते हैं, बल्कि वो आइसोटोनिक होते हैं। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इनके बॉडी का जो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है वो सराउंडिंग के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन से बराबर है, ना कम है ना ज़्यादा है, बल्कि वो सराउंडिंग के चारों तरफ के जो ऑस्मोटिक कंडीशन है उसके बराबर है। तो यानी कि इनकी बॉडी में ऑस्मोसिस द्वारा कोई पानी नहीं जाएगा, ना ही इनकी बॉडी से पानी बाहर निकलेगा, तो इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है कि वो पानी का बैलेंस बनाते हैं, यानी एक्सेस वाटर को बाहर निकालते हैं और कम वाटर को अंदर लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एंटामीबा एस्ट्रोलिटिका आइसोटोनिक होते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर होगा, जो इनकी बॉडी में होगा वही बाहर होगा। इनके जो मैग्ना और ट्रोफोजॉइट फॉर्म होते हैं उन्हीं से स्मॉल माइन्यूटा फॉर्म बनता है, जिसको प्रीसिस्टिक फॉर्म कहा जाता है। तो जो प्रीसिस्टिक फॉर्म होते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म होते हैं वो इंटेस्टाइनल वॉल के सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर में रहते हैं, और वहीं पर एक छोटा सा घाव क्रिएट कर देते हैं, घाव बना देते हैं, जिसको अल्सर कहा जाता है। और फिर अल्सर बनाने के बाद ये ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड से अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। तो जब ये ब्लड लेते हैं तो तब जैसे जैसे ब्लड लेते जाते हैं इनकी साइज़ बढ़ती चली जाती है।
तो कहने का मतलब कि एंट अमीबा अस्ट्रोलिटिका जब इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा पार्ट में होती है तो वहाँ माइन्यूटा फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्लड लेना शुरू करती है, ब्लड लेती है, म्यूकस सब म्यूकस लेयर को खाती है, तो धीरे धीरे उनके डायमीटर में बढ़ोतरी होने लगती है, यानी उनका साइज ग्रो करने लगता है। तो जैसे जैसे साइज ग्रोथ करेगा वो मैग्ना या ट्रोफोजॉइट फॉर्म में चली जाएगी। क्लियर? अब मैं बात करती हूँ माइन्यूटा फॉर्म के बारे में। तो माइन्यूटा फॉर्म जिसको प्रीसिस्टिक फॉर्म कहते हैं, जो एक स्मॉल स्फेरिकल नॉन फीडिंग नॉन मोटाइल नॉन पैथोजेनिक पार्ट है। कहने का मतलब कि जब म्यूकस और सब म्यूकस लेयर में जाती है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, तो वहाँ पे न खाती है न चलती है, तो ऐसे कंडीशन में उसको माइन्यूटा या प्रीसिस्टिक फॉर्म कहा जाता है। मैं बताती हूँ दोनों का फ़र्क क्या है। और उसी वक्त अगर उनकी बॉडी पे सिस्ट की कवरिंग लग जाती है तो वो इंसिस्टेड कंडीशन में चले जाते हैं, जो फेसेस के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो मोटाइल फॉर्म में आ जाती है, फीडिंग फॉर्म में आ जाती है, तो वो म्यूकस और सब म्यूकस लेयर को खाने लगते हैं और उनकी साइज़ बढ़ने लगती है और वो फिर ट्रोफोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर माइन्यूटा फॉर्म की बात की जाए तो ये 7 से 10 माइक्रोन डायमीटर के होते हैं और ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म की तरह ही होते हैं। बस ये होता है कि इनकी साइज़ छोटी होती है और इनमें कोई स्यूडोपोडियम नहीं होता है, क्योंकि इनको लोकोमोशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोकोमोशन की ज़रूरत नहीं है तो स्यूडोपोडियम का क्या काम। और साथ ही साथ इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होते हैं और ये इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में रहती हैं। इन्हें अभी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में यानी खाली पार्ट में रहती है और वहीं पर इनकी बॉडी में सिस्ट की कवरिंग लग जाती है। और जब सिस्ट की कवरिंग लग जाती है तो ये फेसेस के साथ म्यूकस और सब म्यूकस में ना जाके ये फेसेस के साथ बाहर चली आती हैं। और अगर ये म्यूकस और सब म्यूकस के साथ म्यूकस को खाने लगती हैं, वहाँ रहने लगती है, तब वहाँ पे साइज़ बढ़ती है और वो ट्रोफोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो कंडीशन है, माइन्यूटा फॉर्म यानी कि सिस्टिक फॉर्म में वो फेसेस से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलेगी तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर उनका ट्रांसमिशन हो जाएगा या दूसरे होस्ट पे चली जाएगी। लेकिन अगर म्यूकस और सब म्यूकस के कांटेक्ट में आती है, उसको फीड करती है, मोटाइल कंडीशन में जाती है, तो ऐसे में उनकी साइज़ बढ़ेगी, ट्रोफोजॉइट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर वो ब्लड से जाके मिल जाएंगे और ब्लड से मिलके पूरी की पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देंगे। कभी कभी इस बीमारी से, जो अमीबिक डिसेंट्री नामक बीमारी है, उससे मौत भी हो सकती है। तो एक तरह की बहुत घातक बीमारी है जिसमें पेचिश होता है लगातार, जिसमें खून भी निकलते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो चीज़ मुश्किल होती है उसको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये तो जनरली स्ट्रक्चर है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा।